नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज। और यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। देखिए, कॉपी में लिखने का अपना ये फ़ायदा है कि आपको जल्दी याद होगा, जल्दी से समझ में आएगा और आप अपने तरीके से एक नोट्स बनाएंगे। जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप देखेंगे, ये पीडीएफ जो है वीडियो का, ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने कॉपी में खुद से भी नोट्स बनाना है, जिससे कि आपका एक नोट्स प्रिपेयर होगा जो भी आप सुनेंगे। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के लाइन्स उठाने की कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इधर उधर का चीज़ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वही आपको पढ़ाना चाहता हूँ और अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बेस पर ही इसको देखेंगे। और आप एनसीईआरटी की किताब को साइंस में आप पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी की किताब छोड़कर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। और उसके बाद हमारे नोट्स जो हैं ये आपके सबसे काम के चीज़ हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताब को समझ नहीं पाते हैं तो जो नोट्स हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, ये आपके एनसीईआरटी के ही निचोड़ हैं। और एनसीईआरटी में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे हमारे नोट्स में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम, ये जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम वे प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। हमारे बॉडी का जो जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है हर वक्त। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे देखिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी पाचन होता है। उसके बाद हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है जिसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। फिर हमारे बॉडी में वहन होता है जिसको सर्कुलेशन कहते हैं। और फिर एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। यानी आप जो भी कुछ खाते हैं उसका जो उपयोग नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये क्या होता है, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है, श्वसन किसको कहते हैं, श्वसन, देखिए श्वसन और ब्रीदिंग जो होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो होता है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। श्वसन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना। सांस लेना जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सांस लेने में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग में। लेकिन ये जो श्वसन है, ये श्वसन ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाहर में होता है, शरीर के बाहर में, उसको ग्रहण करते हैं और कोशिका के आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग होता है। मतलब जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है कोशिका में उपयोग हो रहा है। किस में हो रहा है, खाद्य स्रोत के विघटन में। देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं उसका पाचन होने के बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू माध्यम से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये सेल तक पहुंचते हैं।
और जो हम लोग ऑक्सीजन जो बाहर से लेते हैं ये भी ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंचते हैं। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है, कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत का क्या होता है, यहाँ पे विघटन होता है और इसी को श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। बात जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वह हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में होता क्या है, जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका अवशोषण होता है और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी बनती है यहाँ पे जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ना ही हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, जबकि वह हमारे शरीर में अगर रहेंगे तो वह हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। तो ऐसे में उसको हमारे बॉडी से निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये कहाँ से निकलता है, इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके जो किडनी हैं और जो स्पेशली जैसे यहाँ पे मूत्र बनते हैं, किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है बॉडी में। तो यहाँ पे मूत्र बनते हैं, मूत्र के थ्रू जो अमोनिया होते हैं और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। और स्टूल के थ्रू, स्टूल के माध्यम से भी मल त्याग जो करते हैं उसके माध्यम से भी जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए अगर उस तरीके से हम लोग देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस में छोड़ते हैं ये भी एक तरीके से अपशिष्ट क्या है, पदार्थ है जो कि हम लोग बाहर निकालते हैं सांस के माध्यम से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ जीव जो होते हैं ये अकार्बनिक स्रोत, देखिए अकार्बनिक स्रोत मतलब इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स मतलब जहाँ पे जिस कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बन नहीं होते हैं, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होते हैं उसको अकार्बनिक बोलते हैं। तो देखिए कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ क्या होते हैं, सरल पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सरल पदार्थ को क्या करते हैं वो जीव, कुछ जीव क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। और यह क्या करते हैं, यह जीव स्वपोषी है। और वैसे जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं और कुछ जीव होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्वपोषी पोषण के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि कहाँ पे होता है, जो कि हरे पौधे में होता है। तो इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये है कि एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। तो देखिए एंजाइम क्या है, आपका एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, देखिए कैटलिस्ट मतलब आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जनरली आप क्या पढ़ते हैं कि ये किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, तेज कर देता है, बढ़ा देता है उसकी दर को। तो ठीक उसी तरीके से जो बायो कैटलिस्ट हमारे लिविंग बॉडी में होते हैं, एक जीवित शरीर में होता है, ये क्या करता है, ये किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है या फिर उसके रेट को मॉडिफाई कर देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। तो आपके यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन बनने के यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एक क्वेश्चन बनने का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, अगर हो सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बनते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है। उसके बाद देखिए आपके जो ब्लू यहाँ पे कलर में लिखे गए हैं और उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ये आपके NCERT के लाइन है और मैंने यहाँ पे सेम टू सेम उतारने की कोशिश की है। यहाँ पे जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये ब्लैक में पूरा का पूरा, तो ये आपको मैंने साइड से ऐड किया है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएँ। तो देखिए इसमें हम लोग पोषण को देखेंगे। पोषण जो होता है, पोषण आपका होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, मतलब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए स्वपोषी जो पोषण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, जो खुद ब खुद क्या करते हैं,
ट्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट, जो खुद ब खुद अपना भोजन बनाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, मतलब स्वपोषी पोषण, जिसमें क्या आते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और कुछ क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में। अब बात करें कि विषम पोषी पोषण क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, मतलब दूसरे पे डिपेंड, और ट्रॉप्स में होता है नरिशमेंट, मतलब जहाँ पे नरिशमेंट यानी जो पोषण है वो किससे मिल रहा है, वो किसी दूसरे से मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसमें जो आते हैं, इसमें आपके एनिमल्स आते हैं, जो कुछ जीव हैं, और ऐसे प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल लाइक फंगी। तो प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल लाइक फंगी मतलब ऐसे प्लांट्स जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गए आपके फंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं। और फिर क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण का भी यहाँ पे टाइप होता है। विषम पोषी पोषण में आपके क्या हो गए, मृतोपजीवी हो गया, जिसको हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, और एक हो गया आपका परजीवी, जिसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और एक हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मृतोपजीवी होता है यानी सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल देखिए फंगी और बैक्टीरिया है। तो मृतोपजीवी उसमें पनपते हैं जो कि सड़े गले या फिर मरे हुए चीज़ होते हैं। वहाँ पे आप देखिएगा फंगी जो जनरली उत्पन्न होता है, पनपता है, वो कहाँ पे पनपता है, तो ये किसी सड़े गले चीज़ों में ही फंगी उगता है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी सड़े गले चीज़ों में क्या होता है, पनपता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं फंगी और बैक्टीरिया मृतोपजीवी में। और उसके बाद देखिए आपका, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और देखिए अब परजीवी की बात करें तो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में क्या होता है, कोई और एक जीव होता है जो कि उसको मारता नहीं है लेकिन उससे फ़ायदा उठाता है। तो आपके जो परजीवी होते हैं, परजीवी में भी यहाँ पे दो तरह के पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं न्यूट्रिशन। एक हो गया आपका एंडो पैरासाइट और एक हो गया आपका एक्सो पैरासाइट। देखिए एंडो पैरासाइट क्या होता है, जैसे टैप वार्म हो गया, राउंड वार्म हो गया, ये शरीर के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका राउंड वार्म है, ये आपका शरीर के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के जैसे अंदर में होता है, तो ये क्या हो गया, एंडो पैरासाइट हो गया। और एक्सो पैरासाइट में आपका लीच हो गया, लीच हो गया, जैसे लीच यहाँ पे आप देख पा रहे, जोंक, जोंक ये कहाँ होता है, ये जनरली शरीर के बाहर में लटक जाता है, चिपक जाता है, और वहाँ पे क्या करता है, ब्लड को सक करने लगता है। तो ये जो है आपका एक्सो पैरासाइट का क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं, ये ऐसे होल हम लोग इंटेक करते हैं, पूरा पूरा पूर्ण भोजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और उस भोजन को लेने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, देखिए होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होते हैं, यहाँ पे आपके कुछ स्टेप होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कुछ स्टेप में क्या होते हैं, एक तो होता है आपका इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग फूड को क्या किए, लिए, खाना को हम लोग अंदर लिए, तो इसको हम लोग इंजेशन बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको जो कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे फूड है उसको सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदला जाता है, तो इसको बोला जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, उसको जो भी अनयूज़फुल चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उसका यहाँ पे इजेशन हो जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। तो कुछ ये स्टेप्स होते हैं। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये किस में होता है, ये अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, ये जानवरों में होता है, इंक्लूडिंग किसको, ह्यूमन बीइंग्स। मतलब हम इंसान भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं। चलिए उसके बाद जो आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस दिए हुए हैं स्वपोषी पोषण से रिलेटेड, इसको हम लोग देखते हैं कि
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है, ये आपको डिस्क्राइब किया गया है फोटोसिंथेसिस को। तो देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश जो होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया H2O। ये कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है वायुमंडल में, और ये जो आपका जल हो गया, ये जो वाटर हो गया, ये कहाँ पे होता है, ये मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में, देखिए यहाँ पे सनलाइट भी है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो जल है, इसको किस में परिवर्तित कर देता है, इसको परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में क्या करता है, अपचयन कर देता है, और फिर यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑक्सीजन भी बनते हैं, 6O2 बनते हैं और 6H2O बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके जो O2 हैं, O2 जो रिलीज होता है, इसको हम लोग सांस लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वातावरण से और क्या रिलीज करते हैं, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे आपके ये रिएक्शन भी आ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रह सकते हैं और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है, ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या करते हैं पेड़ पौधे, ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्या बना, यहाँ पे ग्लूकोज बना, ठीक है। अब ये तुरंत में यूज़ नहीं करेंगे पेड़ पौधे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इसको मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्या बना, ग्लूकोज बना, यानी कार्बोहाइड्रेट बना, तो इसका अगर तुरंत में यूज़ नहीं होता है किसी पेड़ पौधे में, तो उसको मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में क्या होता है, इसको संचित कर लिया जाता है और फिर उसको क्या होता है, उसको रिजर्व करके रखा जाता है। और जब उसका यूज़ होता है, तो आवश्यकता होती है, जब नेसेसरी होती है, तो फिर उसको क्या होते हैं, पेड़ पौधे उसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि देखिए ए somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glucose glycogen, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से ग्लूकोज का जैसे मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, पेड़ पौधे में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन का क्या होता है, यहाँ पे संचय होता है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन क्या होता है, संचित रहता है हमारे बॉडी में। यहाँ पे फिगर में आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण में, ये आपको यहाँ पे है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। देखिए जो सन होती है यानी सूर्य होती है, वहाँ से क्या आती है, सनलाइट आती है, और सनलाइट में क्या है, एक लाइट एनर्जी है। और ये क्या होता है, ये आपका पेड़ पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं, ये देखिए ये जो पत्तियाँ होती हैं, इस पत्ती में क्या होता है, इस पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट,
और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये जो लाइट आ रही है इस लाइट को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, इस लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल करता क्या है, सेकंड स्टेप में देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। मतलब जो लाइट एनर्जी यहाँ से सूर्य से आ रही है, सन से आ रही है, इसको जो पेड़ पौधों में जो पत्तियाँ होती है उस पत्तियाँ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है और उस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद फिर क्या किया, जो सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में क्या करेगा, रूपांतरित कर देगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, जल के अणुओं यानी पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेगा, विखंडन कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, ये जो H2O देखिए, H2O पेड़ पौधों को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिट्टी से मिलता है। तो ये जो H2O जल में जो क्या होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है, जल के अणु का विखंडन कर देता है सेकेंड स्टेप में। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का किस में अपचयन हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। तो रिडक्शन में होता क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है रिडक्शन में। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। हाँ, तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देखिए ये जो आपके हरी पत्तियां होती हैं, हरी किस लिए दिखती हैं, ये आपका क्लोरोफिल के कारण, जो हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, इसके कारण ये क्या होती है, हरी दिखती हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये किसके अंदर में होता है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे ये बन सकता है कि पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है पेड़ पौधों में। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत में यूज़ नहीं किया जाता है उसका मंड के रूप में यहाँ पे उसको संचित कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है स्टार्च के रूप में। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा यहाँ पे देखिए कि क्लोरोफिल में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका रंध्र जो होता है, पत्तियों की सतह पर मौजूद क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए आप पत्तियों को अगर बाहर से देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एक पत्ती। यहाँ पे आपको वो छिद्र नहीं दिख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर में अगर आप स्लाइड बना के आप उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको यहाँ पे छिद्र दिखेंगे। तो इन छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं, ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान अधिकांश क्या होता है, इन्हीं छिद्रों से होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से लेते हैं पेड़ पौधे और जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ये कहाँ पे होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। जैसे हम लोग इंसान क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, जनरली गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रंध्र में होता है पेड़ पौधों में। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल्स हैं जिसको द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, स्टोमाटल पोर है यानी रंध्र का छिद्र है, और ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट देखिए पत्ती में कहाँ मौजूद रहता है, ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि रंध्र
को खोलने और बंद करने का जो कार्य करती हैं ये कौन करती हैं, ये आपके द्वार कोशिकाएं करती हैं, यानी जो गार्ड सेल्स होती हैं ये आपको क्या करती हैं, एक रंध्र को, एक स्ट्रोमाटा को ओपन करने और बंद करने का कार्य करती हैं, ये गार्ड सेल्स करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, नाइट्रोजन एक क्या है, आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, ये रंध्र के द्वारा होता है, ये स्टोमाटा के द्वारा होता है। और नेक्स्ट आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए कि रंध्र का जो खोलने और बंद करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये गार्ड सेल्स यानी द्वार कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ कि प्रोटीन बनने के लिए एक आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये है आपका नाइट्रोजन। चलिए उसके बाद जो विषम पोषी पोषण के बारे में आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं भोज्य पदार्थों का विघटन क्या करते हैं, शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और इसमें क्या है, फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया आदि इसके उदाहरण हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन को हम लोग डायरेक्ट खाते हैं, हम लोग होलोजिक न्यूट्रिशन हम लोग हैं यूज़ करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम लोग डायरेक्ट भोजन को लेते हैं, फिर हम लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पे अवशोषण होता है और उसके बाद फिर हम लोग का क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं भोजन को शरीर के बाहर में ही तोड़ देते हैं छोटे छोटे सरल पदार्थों में, जैसे क्या होगा कि उसका बॉडी, उसका शरीर जो है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा करता है फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, इसके उदाहरण है। विषम पोषी में ये आपका उदाहरण हो गया। और ये जो फफूंदी, ईस्ट, मशरूम ये सब किसके उदाहरण हैं, हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े। तो ये सब उदाहरण है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, नृत्योपजीवी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपका फंगी और मशरूम हो गया। उसके बाद देखिए परजीवी पोषक में कुछ जीव क्या होते हैं, कुछ जीव पौधों या जानवरों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, परजीवी पोषक बोलते हैं। और इसमें कौन आता है, कसकूटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। देखिए आप अगर अपने गांव देहात में आप रहते हैं तो पेड़ पौधे में देखे होंगे कि मैगी जैसा कुछ चीज़ क्या होता है, चिपका हुआ रहता है पेड़ पौधों में, या शहर में भी आपको देखने के मिल जाएंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, इस पेड़ में देखिए आपको पीला पीला दिख रहा है, तो ये जो आपको पीला पीला मैगी जैसा दिख रहा है ये असल में क्या होता है, एक परजीवी होता है जो कि उस पेड़ पर होता है और इसका नाम है कसकूटा इंग्लिश में, और जिसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ठीक है। उसके बाद देखिए टीक, जू, जोक और जो टैप वार्म आपके हो गए, टैप वार्म, तो ये सब क्या है, ये सब आपका परजीवी है। ये कास्कोटा किसका उदाहरण है, एक्सोपैरासाइट का उदाहरण है। और ये जो आपका टैप वार्म है ये किसका उदाहरण है, ये आपका एंडोपैरासाइट का उदाहरण है। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि कुछ जीव जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जीव अपना भोजन यानी पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अमीबा और पैरामीशियम को देखेंगे। तो देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर क्या है, जीव है, मतलब एक कोशिक जीव है। और ये क्या करता है अमीबा, अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर, यानी संगलित होकर मतलब ये आपका फ्यूज ओवर होके क्या करते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका अमीबा जो है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर आपका ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना एक जीव है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। और ये जो अमीबा होता है अपना शेप जो है ये चेंज कर सकता है,
अभी किसी और शेप का है, फिर पल भर में बदल जाता है, फिर किसी और शेप का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना शेप बदलते रहता है। और ये भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो ये क्या करता है, देखिए जो ये फूड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो इस फूड पार्टिकल को ये अपना जो इसका जो सतह है, सतह में प्रवर्ध बनाएगा, ठीक है, एक्सटेंशन बनाएगा, ये उंगली की तरह एक्सटेंशन बनाएगा, हाथ की तरह स्यूडोपोडिया, हाथ पैर की तरह ये क्या करेगा, भोजन को घेर लेता है। और उसके बाद क्या बनाता है, ये फ्यूज होकर बना देता है फूड वैक्यूल, और उस फूड वैक्यूल में क्या करता है, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेता है। फिर उसके बाद उसको जो चीज़ बच जाता है या फिर यूज़ नहीं होता है उसको इजेक्ट कर देता है, रिमूव कर देता है बॉडी से। तो यहाँ पे देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्या बनते हैं, ये आपके बनते हैं कि आपके जो अमीबा है ये क्या है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि अमीबा किसकी सतह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन जो ग्रहण करते हैं ये स्यूडोपोडिया के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और ये जो स्यूडोपोडिया जो होता है ये कहाँ पे बनता है, तो ये उसके सरफेस पर ही बनता है। और यहाँ पे देखिए फूड को किसमें घेर लिया जाता है, तो आपको फूड वैक्यूल में यहाँ पे अ, इसको घेर लिया जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और यहाँ से देखिए आपके जो कुछ आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इस लाइन से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने शरीर के बाहर क्या करता है, पदार्थों का क्या करता है, विघटन कर देता है और उसके बाद फिर एब्सॉर्ब करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो ये आपके हो सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। और एक कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कस्कूटा क्या है, तो ये आ सकता है कि आपके कस्कूटा जो है ये क्या है, ये एक परजीवी है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम एक कोशिक जीव है। ये भी आपका एक यूनिसेल्युलर जीव है अमीबा की तरह, जैसे अमीबा एक सेल से बना होता है। तो यहाँ पे जो पैरामीशियम है, देखिए अमीबा अपना शेप क्या होता है, चेंज कर पाता है, लेकिन यहाँ पे पैरामीशियम जो है ये अपना शेप नहीं चेंज कर पाता है, इसका एक निश्चित आकार होता है। और ये जो है भोजन ग्रहण करने का इसका एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग क्या होता है कि भोजन हम लोग कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, हम लोगों का एक स्पेसिफिक स्पॉट है, स्पेसिफिक स्थान है। तो ठीक उसी तरीके से पैरामीशियम में भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहीं से ये अपना भोजन लेते हैं। और देखिए इसमें भोजन जो होता है उस स्थान तक कैसे पहुंचता है, तो भोजन इस स्थान तक पक्षियाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए पैरामीशियम में जो ये वाला एरिया है ये उसका क्या हो गया, ये भोजन यहाँ पे ग्रहण करने का ये स्पॉट हो गया। और यहाँ तक कि ये जो भोजन है ये कैसे पहुँचता है, तो देखिए पैरामीशियम के किनारे किनारे ये आपको रोम जैसे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं इसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। इसी सीलिया की मदद से क्या करता है, ये पैरामीशियम क्या करता है, मूवमेंट भी करता है और फिर इस तक क्या करता है, भोजन भी पहुंचता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि पैरामीशियम क्या है, तो ये आपके ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आपका एक यूनिसेल्युलर जीव है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भोजन होता है वो किसके मदद से पहुँचता है इसके स्पॉट तक, तो ये सीलिया की मदद से पहुँचता है। और ये सीलिया जो होता है ये क्या होता है, ये सीलिया ये पूरे इंटायर इसके बॉडी में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मनुष्यों में जो पोषण होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो बायोलॉजी के क्लास होंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।